नमस्कार सभी का। आज के इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ श्रीमती प्रज्ञा सिन्हा, पीजीटी हिस्ट्री, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका से, तथा मेरे सहयोग में है डॉक्टर हरिता अरोड़ा, लेक्चरर हिस्ट्री, कोर एकेडमिक यूनिट से, विनोद यादव, एसबीवी बीटी ब्लॉक शालीमार बाग से, श्रीमती नीता सिंघल, एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से, और श्रीमती सविता RSKV नंबर 2 शकरपुर से। तो बेटा आज आपके साथ YouTube पे रहेंगी नीता मैम और सविता मैम। तो चलिए आगे चलते हैं और एक्नॉलेज करते हैं उन सभी रिसोर्सेज का जहां से हमने ज्ञानवर्धक चीजों को लिया है आपके इस सेशन को बहुत ही रिसोर्सफुल बनाने के लिए। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ एनसीईआरटी का, गूगल का और यूट्यूब का, जहां से हमने पिक्स और वीडियोस ली हैं। सभी संदर्भों का प्रयोग हम केवल शैक्षणिक और विशुद्ध रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य से करेंगे, और यदि प्रस्तुति में कोई विसंगति या भूलवश कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधार किया जाएगा। तो आइए आगे चलने से पहले बेटा आपके लिए कुछ निर्देश। तो स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें यदि आपको ठीक से सुनाई या दिखाई ना दे, और जो कक्षा है उसको आप पूरी स्क्रीन पर देखें। विंडो ओपन कर लें क्लिक करके, तथा चैट बॉक्स का उपयोग बेटा केवल और केवल प्रश्न पूछने के लिए करें, तथा हमारे द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने के लिए करें। तो आगे चलते हैं बेटा। आगे बढ़ने से पहले मैं हैंड ओवर करूंगी हरिता मैम को, ताकि वो पिछले आपके सप्ताह के रिस्पॉन्सेस पर प्रकाश डालें। तो तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखते हैं कि आज के हमारे यानी पिछले गूगल फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज आए उसमें फास्टेस्ट फिंगर कौन थे, यानी कौन बनेगा इतिहासपति। तो जो बने हैं 10 शुरू के इतिहासपति उसमें है कपिल एसबीवी बांकेर से, नंबर 2 पर है अंजलि जीएसकेवी मटियाला से, तीसरे नंबर पर है हर्षिता एसकेवी चावला से, चौथे नंबर पर साक्षी जीजी ट्रिपल एस दयालपुर से, और पांचवें नंबर पर मोनिका कुमारी जीजी ट्रिपल एस शाहबाद डेरी से, छठे नंबर पर है कीर्ति बेनीवाल एसकेवी C1 यमुना विहार से, सातवें नंबर पर सचिन एसवी कैलाश एनक्लेव से, और आठवें नंबर पर खुशी। बड़ी खुशी होती है जब बच्चों के नाम यहाँ पर देखते हैं, और इस बार तो हमारे रिस्पॉन्सेज भी 40,000 रिस्पॉन्सेज है। तो आठवें नंबर पर है खुशी एसकेवी सुल्तानपुरी ब्लॉक एच से, 9 नंबर पर है करिश्मा आरडी जेके जी कोएड ट्रिपल एस भजनपुरा से, और 10वें नंबर पर है विक्की कुमार गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर 1 से। बच्चों ऐसे ही आप लोग अपने लिए ये फीडबैक लेते रहिए। विनर सभी हैं जिन्होंने जिन्होंने ना केवल 10 सही उत्तर दिए, बल्कि वो भी विनर्स हैं जिन्होंने अपनी गलतियां देख करके अपनी गलतियों में सुधार किया। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जो तालियां आप देख ही रहे हैं, तालियां बज रही है, कंटिन्यूस बज रही है। जब तक कि प्रज्ञा मैम स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाती तालियां बजती रहेंगी। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, और चैप्टर 7 को ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। और जिस काल की हम बात कर रहे हैं वो है 14 से 16th सेंचुरी। तो पिछले सेशंस में बेटा आप पढ़ चुके हैं कि हम्पी की खोज किस प्रकार हुई, राय नायक तथा सुल्तान कौन थे, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन किस तरह हुआ, और यहाँ के शासक और व्यापारियों के क्या संबंध थे, तथा यहाँ का शहरी केंद्र या अर्बन कोर क्या था, और विजयनगर शहर अपने आप में किस प्रकार एक राजधानी थी और उसका जो परिवेश था। तो आगे आइए और भी कुछ बहुत रोचक बातें इस साम्राज्य और शहर के बारे में सुनते हैं हम हरिता मैम से। तो चलिए बच्चों, आज हम बढ़ते हैं अपनी कहानी कहते ऐतिहासिक स्रोत। बहुत ही इन शब्दों के अंदर एक गहराई है, क्योंकि यहां पर आप कॉइन्स देख पा रहे हैं, सिक्के देख पा रहे हैं। सिक्के जो है जिसको न्यूमिस्मैटिक्स भी कहा जाता है, यानी सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। और वो भी आर्कियोलॉजी का एक पार्ट है, उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है।
और यहाँ पर करियर के हिसाब से भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यदि आप एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पर जान पाएंगे। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं विजयनगर से संबंधित और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और नो डाउट ये जानकारी बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको लगेगा कि भाई हम एक बार हम्पी जाकर जरूर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो लें। और वैसे भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात तो करती ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी झलक उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। ये जो सिक्के हैं विजयनगर एम्पायर के, तुलुक डायनेस्टी के, राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के बारे में हम पिछली क्लासेस में आपके संग बात कर चुके हैं। सोने का सिक्का जिसको वराहा कहा गया। आप यहाँ पर बड़े ये देखिए एक चित्र सा दिख रहा है, ये है बाल कृष्ण जो घुटने मोड़ करके बैठे हैं और उनका एक हाथ यानी ये वाला पैर थोड़ा सा उनका उठा हुआ है जिसमें उनको सहयोग दे रहा है उनका लेफ्ट हैंड उस घुटने को पकड़ने में, लेफ्ट बाह के सपोर्ट से। सीधे हाथ में उन्होंने ढेर सारा मक्खन पकड़ा हुआ है। मक्खन हम सभी जानते हैं कृष्ण को बहुत पसंद रहा है। ढेर सारा मक्खन पकड़ा है। केवल यही नहीं, मोतियों का ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ, बाजूबंद है, ये बाजूबंद आप देख सकते हैं, पैरों में पायल है, और जो है सिर पर इनके ये मोर पंख है जो कि कृष्ण की एक पहचान है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इसका ये अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये है इसी सिक्के का दूसरा पक्ष यानी दूसरा पहलू, पृष्ठ भाग, नेक्स्ट साइड। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। विजयनगर एम्पायर के जो शासक थे वो या तो कन्नड़ या नागरी लिपि में उन्होंने उनके सिक्कों में लिखवाया गया है, और कन्नड़ एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज थी उनकी। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा गया है श्री प्रताप कृष्ण राया, जिससे हमें पता लगता है कि ये सिक्का जो है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। और यहाँ पर केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि इनके सिक्कों में कई हिंदू देवी देवताओं, बैल और हाथी का चित्रण हुआ है। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग सिक्का हम देखते हैं इसी विजयनगर एम्पायर से संबंधित। अपनी कहानी कहते ऐतिहासिक स्रोत, ये सिक्का कहलाया है गढ़भेरुंडा। क्या है ये गढ़भेरुंडा? देखिए भाषा का अंतर हो सकता है क्योंकि वो विजयनगर साम्राज्य पड़ला पनपा फूला दक्षिण भारत में। गढ़भेरुंडा यानी यहां पर आप देख सकते हो ये दो मुंह दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये एक बाज, ईगल यानी गरुड़ भी कहा जाता है, पर गरुड़ पक्षी। और इसके पंजों में ये देखिए, ये एक हाथी, ये दूसरा हाथी, ये इधर नीचे पंजे में एक एक हाथी, यानी टोटल 4 हाथी इसने अपने पंजे में पकड़े हुए हैं। क्या मतलब है इसका? ये 4 हाथी प्रतीक है विजयनगर एम्पायर के आसपास के पड़ोसी उसके दुश्मन राज्यों के, जो थे गोलकोंडा, बेरार, बीदर और अहमदनगर। और हम विजयनगर के चरमोत्कर्ष यानी उसकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हम इनके बारे में पहले चर्चा भी कर चुके हैं। और ये बाज प्रतीक है विजयनगर की शक्ति का। तो देखिए है कि नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। और न्यूमिस्मेटोलॉजी नो डाउट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप में से कोई जा करके उसमें अपना करियर ऑप्शन भी चुनना चाहे तो ऑलवेज दे, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग फील्ड। इसके साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये है विट्ठल स्वामी मंदिर, जो कि राजा कृष्णदेव राय के काल में निर्मित हुआ था। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीच में अंदर में है मोटा पिलर और उसके आसपास छोटे 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 पिलर्स है। ये छोटे पिलर्स ऐसे ही नहीं है, इन छोटे पिलर्स को अगर बजाया जाए तो उनमें से निकलता था म्यूजिक। ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको एक एक्सपीरियंस भी उसका कराएंगे। केवल म्यूजिक ही नहीं निकलता था, ये 14 टू 16 सेंचुरी के बीच में कहा जाता है राजा कृष्णदेव राय ने इसको बनाया। ऐसे टोटल 56 पिलर्स मिले हैं वहां पर मुख्य स्तंभ के इर्द गिर्द छोटे। और इनमें से म्यूजिक कौन सा बजता था? बॉलीवुड म्यूजिक तो हम सभी सुनते हैं। म्यूजिक इसमें से हमारे सारे गामा पा की सातों तान इसमें निकलती है। घंटा हो, मृदंग हो, वीणा हो, सब कुछ इसमें से निकलता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो इसको देख करके हैरान रह गए, ये म्यूजिक कैसे बजता है। तो उन्होंने इनफैक्ट एक पिलर को काट करके देखने की कोशिश भी की कि है क्या, अंदर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन नई रिसर्च ने ये कहा
कि इसके अंदर जो है जियोपॉलीमर ब्लेंड था ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट पत्थर होता है जिसमें सिलिकॉन पाउडर मिक्स था। अब आप एक बात और सुनिए, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे हिस्ट्री चैनल से पता लगा, उन्होंने कहा कि पहला जियोपॉलीमर रशिया में बनाया माना जाता है, वो भी 1950s में। लेकिन ये विठल स्वामी मंदिर में ये उससे भी करीबन 100 साल पहले ये टेक्नोलॉजी विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के नमूने में यानी आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलती है। तो एक बार फिर ध्यान से इस पिलर को देखिए, ये रहा बीच में अंदर मोटा सा, आसपास छोटे पिलर्स जिसमें से म्यूजिक आता था। तो चलिए एक म्यूजिक की भी झलकी ले लेते हैं हम। तो ले चलिए प्रज्ञा मैम झलकी की तरफ। जी। इन बच्चों का तो एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं चाहूंगी बच्चों की आप इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जरूर जाएं, और देख करके इच्छा भी जागी होगी, जरूर जागी होगी। जागी होगी तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि देखने की इच्छा है। तो ओवर टू यू प्रज्ञा मैम। जी। तो बेटा आपने देखा कितना खूबसूरत हमारा इतिहास है और स्थापत्य कला कितनी अनूठी थी, भारतीय इतिहास में हमें झलक मिलती है उसकी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए। तो पिछले लेसन में आपने पढ़ा बेटा कि जो विजयनगर शहर है उसको इतिहासकारों ने 3 प्रमुख केंद्रों में बांटा, और वो थे हमारा धार्मिक केंद्र, हमारा शहरी केंद्र तथा हमारा राजकीय केंद्र। तो पिछले सेशन में आप शहरी केंद्र की विशेषताओं को देख चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, अब हम राजकीय केंद्र या हमारे रॉयल सेंटर की विशेषताओं को देखें और देखें कि वहां का स्थापत्य कला जो है वो हमें क्या दिखाती है, हमें किन अनूठी बातों के दर्शन कराती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा महानवमी टिब्बा को, कमल महल को और हजार राम मंदिर को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर के राजकीय केंद्र की क्या विशेषताएं थी। तो बेटा राजकीय केंद्र जैसा कि आपने नक्शे में देखा, वो विजयनगर शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ विजयनगर सिटी। और यहाँ पर इतिहासकारों को 60 से भी अधिक मंदिर मिले हैं। तो ये एक बहुत ही अनोखी बात है और ये इस तरफ इशारा करती है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो कई तरह के मतों को मानने वाले और कई तरह के धर्मों को मानने वालों को प्राश्रय दिए थे, उन्होंने उन सबको संरक्षण दिया हुआ था। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर हमें लगभग 30 ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनकी पहचान महलों के रूप में की गई है। और ये जो अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं, इनका अनुष्ठानिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और इनमें और मंदिरों में एक बेसिक फर्क दिखाई देता है कि जो मंदिर है बेटा वो टोटली मैं कहूंगी एक राजगिरी संरचना थी। कहने का अर्थ था मैसनरी वर्क था पूरा, और जो संरचनाएं धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी उनमें हमें अन्य चीजों से भी संरचनाओं को बनाया गया था, जैसे कि मुख्यतः लकड़ी, चाहे वो चंदन की लकड़ी थी जो साउथ में मिलती है या वो दूसरी लकड़ी थी। तो ये विकारी वस्तुएं थी, और विकारी वस्तुओं का अर्थ होता है बेटा वे वस्तुएं जो समय के साथ क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं मौर्यन डायनेसिटी से भी। मौर्यन डायनेसिटी में भी अभी आज हमें बहुत ज्यादा वहां के महल या पैलेसेस नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि मुख्यतः लकड़ी को संरचना के लिए उपयोग उस वक्त भी किया गया था। ठीक इसी प्रकार जो संरचनाएं धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी, जो मंदिर नहीं थे, वो विकारी वस्तुओं से निर्मित थे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इतिहासकारों ने जो भी संरचनाएं हैं बेटा
उनको उनके आकार के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर उनका नामकरण किया है और उनको बांटा है, जिनमें प्रमुख है राजा का भवन। और राजा के भवन में 2 महल, 2 मंच हमें दिखाई देते हैं, सभा मंडप, ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा इज कॉल्ड एज सच इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। और इसका उल्लेख हमें जो हमारे पुर्तगाली यात्री यहाँ आए थे, डोमिंगो पेस, उनके वृत्तांतों में मिलता है। उन्होंने इन दोनों भवनों को संयुक्त रूप से बेटा विजय का भवन या हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सभा मंडप किस प्रकार का था और उसकी क्या विशेषता थी। तो सभा मंडप बेटा एक बहुत ही ऊंचा मंच है और ये 2 मंजिला था। इस पर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जो यहाँ पर जो खंबे लगे हुए थे उनसे सट कर जाती थी। खंबों को गाड़ने के लिए मंच पर बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पे बेटा छेद बने हुए हैं, लेकिन ये छेद बहुत ही पास पास हैं। तो इतिहासकार इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस मंच का उपयोग, ऑडियंस हॉल का उपयोग क्या रहा होगा, क्योंकि जो छेद है वो इतने पास पास है कि खंभों के गड़ने के बाद बहुत ही कम खाली स्थान इनके बीच में बचता होगा। और इसी का जो दूसरा एक संरचना है इसमें हमारा है महानवमी डिब्बा। तो चलिए बेटा देखते हैं महानवमी डिब्बा को। यहाँ वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार महानवमी डिब्बा जो है एक विशाल मंच है। इट इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म और ये हम्पी शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पे से एक स्थान पर स्थित है। इसका जो आधार है, जो आपने बेस देखा, वो लगभग 11,000 वर्ग फीट का है। और इस मंच पर ऊपर जाने के लिए, जैसा आपके वीडियो में आ रहा है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों से इस मंच तक हम पहुंचते हैं और ये बेस से लेकर बेटा ऊपर तक ये जो मंच है, ये इसकी ऊंचाई करीब 40 फीट है। ऊपर आते आते ये इसका जो बेस है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और इसमें सीढ़ियां पीछे की तरफ भी बनी हुई हैं, जहां से जो अब आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं बेटा, तो हमें हम्पी शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है शहर के। तो अब आप देखिए हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर आप देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत हम्पी हमें दिखाई दे रहा है। बेशक ये एक भग्नावशेष के रूप में परिवर्तित हो गया है, युद्ध के बाद इसको लूटा खसोटा गया था, पर फिर भी इतिहास अपने आप, इतिहास के पत्थर कहानियां कह रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं बेटा और देखते हैं कि इसका जो बेस था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो उभारदार उत्कीर्णन उसमें किया हुआ था और उसके दीवारों पर घोड़े, हाथी, शोभा यात्रा, नर्तक तथा मैं कहूंगी शिकार के दृश्य, ये सारे उस पर उकेरे गए हैं। यहाँ पर भी जो छोटा सा चित्र मैंने लिया उस पर आप देख सकते हैं हाथी है, हाथी ऊपर भी बनाए गए हैं, आधार के ऊपर जो शिलाएं रखी है उस पर भी है। फिर नर्तक है इसमें, अश्व है। और इस मंच की जो ऊपर की संरचना थी बेटा, वो लकड़ी की बनी हुई थी। और जैसा कि वो एक विकारी वस्तु है, पेरिशेबल आइटम है, इसीलिए आज हमें लकड़ी नहीं दिखाई देती है। कई जगह पे जब आक्रमणकारियों ने इस शहर को लूटा तो उन्होंने लकड़ी को जला भी दिया। मंदिरों में जो चंदन की लकड़ियों से संरचनाएं बनाई गई थी वो जला दी गई। तो आज हमें ये लकड़ी की संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं। इसको बेटा राजा कृष्णदेव राय ने, जब उन्होंने उदयगिरी प्रेजेंट उड़ीसा पर जब विजय प्राप्त की, तो इस विशाल मंच को बनवाया था, महानवमी डिब्बा मंच को। फिर हम देखते हैं कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो ये जो पूरा मंच है बेटा, ये दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और साथ ही इसके साथ एक बीच में एक गली भी बनी हुई है।
और अब हम आते हैं, देखते हैं कि इसका उपयोग क्या रहा होगा। तो संरचना से जुड़े बहुत सारे अनुष्ठान थे जो मनाए जाते थे, और एक खास समय था जिस समय वो मनाए जाते थे, और वो था हमारा शरद मास का सितंबर या अक्टूबर का महीना। अब जैसे ही मैं इशारा करूंगी आप समझ जाएंगे कि सितंबर और अक्टूबर में तो मैडम हम क्या मनाते हैं, 9 दिन का कौन सा पर्व मनाते हैं? जी हाँ, आप बखूबी समझ गए हैं, नवरात्रि। तो उत्तर भारत में हम इसको बेटा दशहरा कहते हैं, और हमारे प्रायद्वीप में हम इसको नवरात्रि या महानवमी कहते हैं, तथा बंगाल में ये बहुत जोर शोर से दुर्गा पूजा के रूप में 9 दिन का ये आयोजन होता है, उत्सव मनाया जाता है। तो इस जब महानवमी डिब्बा पे ये अनुष्ठान किए जाते थे, तो इनमें शासक का जो रोल था वो क्या करते थे, वहां बेटा अनुष्ठानों के थ्रू वो अपनी सत्ता, अपने रुतबे और अपने राज्याधिराज होने का प्रदर्शन करते थे। और इसमें बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान जुड़े हुए थे, जिसमें मूर्ति पूजा थी, राज्य के अश्वों की पूजा थी, भैंसों और दूसरे जानवरों की यहाँ बलि दी जाती थी। साथ में अन्य कार्यक्रम भी होते थे, जैसे नर्तकों द्वारा नृत्य, जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उनके द्वारा संगीत, या हमारे शिकार से जुड़े जो हमारे खेल होते थे उनका प्रदर्शन, रेसलिंग मैचेस, मल्ल युद्ध, इस तरह के अनेक आयोजन 9 दिनों तक चलते रहते थे। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 10वें दिन इसका समापन समारोह होता था, और समापन समारोह के वक्त जो राजा होते थे वो क्या करते थे बेटा, वो अपनी सेना का, विजयनगर की सेना का और नायकों की सेना का निरीक्षण किया करते थे। तो इस दौरान 9 दिनों के दौरान बेटा शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी। सजे धजे हाथी, सजे धजे घोड़े, हथियारबंद सैनिक और जनता यहाँ पर आती थी और शोभा यात्रा में शामिल होती थी। और जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से जो नायक होते थे वो खुद उपस्थित होकर इस उत्सव के दौरान राजा को और उसके अधीनस्थ राजाओं को बेटा औपचारिक रूप से भेंट दिया करते थे। इन सब बातों का एक बहुत ही गहन सांकेतिक अर्थ निकल के आता है। तो क्या संकेत है ये बातें, ये उत्सव किस ओर इशारा करता है? तो बेटा इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये उत्सव सिंबॉलिक होते थे और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ये राजा, जैसा कि मैंने कहा, ये राजा की ताकत का एक प्रदर्शन था। जैसा कि आजकल हम 26 जनवरी वाले दिन अपने देश की ताकत का प्रदर्शन करते हैं, उसमें प्रोसेशंस निकलते हैं, हमारी सेना होती है, टैब्लोज होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ करता था। और राजा एक बार पुनः अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी जनता में अपने विश्वास को स्थापित करता था। जनता में ये विश्वास स्थापित होता था कि हमारा राजा सक्षम है और वो हमें एक सुदृढ़ राज्य दे रहा है। और दूसरे जो पड़ोसी राजा थे बेटा, जैसा कि हरिता मैम ने आपको सिक्कों के संदर्भ में भी समझाया कि किस तरह गरुड़ ने पंजों में 4 हाथियों को जकड़ रखा था और वो 4 हाथी सिंबल थे पड़ोसी राज्यों के। ठीक उसी प्रकार राजा भी यहाँ पर पड़ोसी राजाओं को एक संकेत देता था कि विजयनगर साम्राज्य से लोहा लेना आसान बात नहीं है। तो ये एक सांकेतिक रूप में एक डेटरेंट, एक पड़ोसी राज्यों को जो कि किसी भी रूप में आक्रमण की इच्छा रखते हो उनको दूर रखने का भी ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका था, मैं कहूंगी। तो यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते थे बेटा, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके गहन सांकेतिक अर्थ थे, दे वर वेरी सिग्निफिकेंट। अब हम देखते हैं कि इतिहासकार इसको किस दृष्टि से देखते हैं। तो इतिहासकार ये तो मानते हैं कि यहाँ अनुष्ठानिक कार्य हुआ करते होंगे, परंतु जो आसपास की जगह आज जो हमें देखने को मिल रही है वो इतिहासकारों का मानना है कि इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वहां पर एक साम्राज्य की शोभा यात्रा निकाली जा सके।
इतनी जगह वहां पर नहीं उपलब्ध थी कि जिसमें सजे धजे घोड़े, हाथी और सैनिकों की एक विशाल, मैं कहूंगी, जनसमूह वहां पर एकत्र होकर शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट कर सके। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि स्पेस वाज नॉट एनफ फॉर प्रोसेशंस। तो आगे देखते हैं बेटा, और आगे आपकी स्क्रीन पर देखिए एक चित्र आया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जो विजयनगर में आज भी देखने को मिलती है, और इसका नाम दिया गया है लोटस महल। तो लोटस महल जो इसको नाम दिया है बेटा, वो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसको दिया। जब उन्होंने इसका मैप वर्क किया और इसकी व्याख्या की, उन यात्रियों ने इसका नाम दिया, और इसको नाम लोटस महल या कमल महल क्यों दिया गया। तो स्क्रीन पर मैंने एक कमल के फूल की जो एक कली है उसका एक चित्र दिया है, वो इससे कोरिलेटेड है। आप देखिए कि कैसे इस चित्र में इसके जो फोटो में जो लोटस महल है उसके शिखर है, जो ऊपरी हिस्सा है उसका, और जो यहाँ पर जो कमल का फूल है, इसके जो कमल दल है इस कली के, वो ठीक एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। तो इसीलिए इस संरचना का नाम दिया लोटस महल। और फिर इतिहासकार इस लोटस महल को लेकर बेटा फिर श्योर नहीं है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता होगा, ये संरचना किस काम आती होगी। लेकिन कॉलिन मैकेंजी द्वारा जो मैपवर्क बनाया गया बच्चों, उससे एक अंदाजा मिलता है कि ये एक काउंसिल चैम्बर या परिषदीय सदन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, और राजा यहाँ पर अपने सलाहकारों के साथ बैठक किया करते होंगे, विचार विमर्श किया करते होंगे। तो आगे देखिए बेटा, आगे मैंने आपकी किताब से यहाँ पे इसी लोटस महल का एक एलिवेटेड ड्राइंग, या मैं कहूंगी खड़ा रेखा चित्र लिया है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है खड़ा रेखा चित्र। तो खड़ा रेखा चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, हमें मूल संरचना को समझने में बहुत सहायक होता है। व्हाट इज द बेस ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम फोटो को देखें तो फोटो आपको खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर संरचना है, आप देखकर कहेंगे। लेकिन किस बारीकी से इस संरचना को बनाया गया है वो हम नहीं देख पाते हैं, और खड़ी रेखा में ये हमें बहुत क्लियर दिखता है। बेस देखिए, बेस में किस तरह पत्थरों का यूज किया गया है, फिर जो द्वार है वो किस तरह बनाए गए हैं, और ये द्विमंजिला इमारत है, तो जो दूसरी मंजिल है उस पे किस तरह से खिड़कियां बनी हुई हैं, और सबसे ऊपर किस तरह से शिखर बने हुए हैं, ये बहुत ही क्लियर आपको एक एलिवेटेड ड्राइंग में दिखता है। साथ ही एक और एलिवेटेड ड्राइंग ली गई है आपकी बुक से, और आप उसको देखिए कि जो इस लोटस महल के द्वार है बेटा, उसकी ये एलिवेटेड ड्राइंग है। कितनी खूबसूरती से उसमें आपको जो अलंकरण किया गया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और एक के बाद एक दीवार में जो मेहराब बनाए गए हैं वो भी बहुत क्लियर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मेहराब है, जैसा कि आप पहले भी बेटा पढ़ चुके हैं, ये मेहराब जो है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है। ये उसी स्टाइल में ये लोटस महल बनाया गया है, इसका दरवाजा बनाया गया है। और लोटस महल को के अगर हम शिखर को देखें बेटा, तो हम देखते हैं रेखा चित्र में कि एक जो शिखर है वो बहुत ऊंचा है और बीच में स्थित है, तथा उसके आसपास 8 शिखर और हैं। तो यहाँ रेखा चित्र इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे आपको बहुत क्लियरली पता लगता है कि कोई बिल्डिंग जो है उसकी संरचना किस प्रकार की गई है। तो विनोद सर, मैं आशा करती हूँ यहाँ तक मेरी बात बच्चों तक पहुंची होगी। अगर कोई डाउट है तो हम उसको ले लेते हैं। जी मैम, बिल्कुल पहुंची है आपकी बात, और बहुत सुंदर तरीके से आप वर्णन कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों की उत्सुकता है, वो जानना चाह रहे हैं कि महानवमी डिब्बे को महानवमी डिब्बा क्यों कहा जाता था। हाँ बेटा, जैसा कि महानवमी डिब्बा नाम ही अपने आप में उसके जो वहां जो ओकेजन्स मनाए जाते थे या उत्सव मनाए जाते थे बेटा, उसको सार्थक करता है। वहां जो उत्सव होते थे वो 9 दिन तक चलते थे, या
महानवमी पर्व की तरह, या मैं कहूंगी जो हमारा दशहरा पर्व है उसकी तरह। और 10वें दिन उसका समापन होता था, जिसमें राजा, मैंने बताया, राजा जो सेना है उसका निरीक्षण किया करते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ा महानवमी डिब्बा, क्योंकि ये उन 9 दिनों के पर्व से कनेक्टेड था। 9 दिनों, जो 9 दिन उत्सव मनाए जाते थे, उससे ये कनेक्टेड था। तो आशा है विनोद सर ये क्लियर हो गया होगा बच्चों को। जी हरिता मैम, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। जी जी। बच्चों का एक क्वेश्चन है कि जो मेहराब की आपने अभी बात की, जी मेहराब तो पूरी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर में आता है, तो जी। इसको इंडो इस्लामिक क्यों कहा गया? बेटा, बाकी जो संरचना है, ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये शिखर जो है, ये हमारे हिंदू स्थापत्य कला का के स्टाइल में आते हैं। और जो मेहराब है, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इस्लामिक स्टाइल का। और चूंकि ये जो संरचनाएं हैं, इनमें हमें दोनों ही तरह के स्टाइल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको इंडो इस्लामिक कहते हैं। इंडो शब्द आ रहा है हमारे हिंदू या हिंद शब्द से, और इस्लामिक शब्द तो इस्लाम से लिया गया है। तो जो मुगल आर्किटेक्चर है, जो मुगल देश हमारे भारत में आए, या तुर्की से जो लोग आए, वो जो अपने साथ संरचना बनाने का जो तरीका लेकर आए, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है मेहराब और गुंबद। तो इनको जब हमने अपने हिंदू स्टाइल के साथ जोड़ा, तो वो इंडो इस्लामिक स्टाइल कहलाया। एक चीज इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिस समय विजयनगर एम्पायर था उस जी, समय तक मुगल्स अभी भारत में नहीं आए थे। नहीं है। लेकिन क्योंकि जो टर्क्स आए पहले, या गुलाम वंश था, और खिलजीज थे, तुगलक्स थे, ये सब उस समय तक आ चुके थे। और तुगलक पीरियड में ही जो है हरिहर बुक्का ने इस समय 1336 में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो इस्लामिक आर्किटेक्चर की ही बात यहाँ पर, केवल अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ये उसमें हमें दिखाई दे रहा है एक इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर। लेकिन लेकिन एक चीज है, जब भी दो कल्चर्स मिलते हैं, तो उन कल्चर्स का आपस में संवाद होता है। और संवाद जो है वो रिफ्लेक्ट होता है हर चीज पर, रीति रिवाज में, खान पान में, और जो है यहाँ आर्किटेक्चर में। तो ये जो इंडो इस्लामिक है, ये उन्हीं दोनों कल्चर्स के आपसी संवाद का रिजल्ट है, जो हमने जिसको नाम दिया इंडो इस्लामिक। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा गया कि सभा मंडप और महानवमी डिब्बे को ही क्यों विजय का भवन की संज्ञा दी गई है? हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे चल जाएं, और हम अपने आप को डोमिंगो पेज मान लें, और हम वहां पर देख रहे हैं, तो उस समय हम्पी जो था, या विजयनगर शहर, एक भग्नावशेष या रुइन नहीं था। वो एक बहुत ही फलता फूलता समृद्धशाली साम्राज्य का एक कैपिटल थी, एक राजधानी थी। और उस वक्त ये जो संरचना थी, ये जो राजघराना था, मैं कहूंगी, या जो राजा थे, या जो राजाओं से जुड़ी हुई संरचनाएं थी, उन संरचनाओं में ये एक महत्वपूर्ण संरचना थी। इसीलिए इसको पैलेस ऑफ किंग कहा गया। और इसके आसपास ही अंदाज लगाया गया कि जो राजा के जो मुख्य भवन थे वो हुआ करते थे। तो आशा करती हूँ हरिता मैम, ये बच्चों को क्लियर हुआ होगा। और उड़ीसा पर जीत हासिल की। जी और जब भी उन दिनों एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड ये था कि जब कभी भी राजा लोग दूसरी जगह जीत करके आते थे, चाहे वो जो है टर्क्स हो, या तुगलक्स हो, या विजयनगर वाले हो, तो ये उन दिनों का एक ट्रेंड था कि जब भी कहीं पर जीत हासिल करके आते थे, तो उस जीत के कमेमोरेशन में, यानी उस विक्ट्री को जश्न मनाने के लिए कुछ ना कुछ बनवाते थे। तो यहाँ पर जो है, जब वो उड़ीसा की जीत हासिल की उसके बाद आए, तो उसके बाद उन्होंने जो है इसको बनवाया। जी, ये मुख्यतः राजकीय क्षेत्र में ही आ रहा है। जी। इसीलिए ये संरचनाएं जो हैं वो राजा और उनके अनुष्ठानों से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बेटा, हरिता मैम ने बहुत खूबसूरती से आपको ये बताया, आपके डाउट्स को क्लियर किया। और हम आगे चलते हैं अब, और आगे देखते हैं कि स्थापत्य कला में हमें और क्या क्या अनोखी बातें देखने को मिलती हैं।
तो आगे यहाँ पे देखिए बेटा, एक और संरचना, बहुत खूबसूरत संरचना आपके सामने आ रही है। संरचना को देखते ही हमें ऐसा लगता है कि शायद ये भी राजभवन के लोगों से या राजा के परिवार से जुड़ी हुई कोई संरचना होगी, किसी प्रकार का महल होगा, लेकिन नहीं, ये संरचना बेटा हाथियों का अस्तबल है। और आप देख सकते हैं कि राजाओं ने हाथियों के लिए भी कितना खूबसूरत पत्थरों से एक इमारत बनवाई, और ये इमारत लंबाई में है और इसमें 11 कमरे हैं। 11 कमरों में बेटा अंदर से जाने की जगह है, और सभी कमरों के ऊपर आप देखिए गुंबद बने हुए, डोम बने हुए। फिर मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि ये दरवाजे मेहराब के रूप में, और ये गुंबद फिर से ये इंडो इस्लामिक स्टाइल का ही एक नमूना है। और इसमें अंदर कड़ियां लगी हुई होती थी छत से, जिनसे हाथियों को चेन से या मैं कहूंगी जंजीर से बांधा जाता था। तो आगे देखते हैं। सिर्फ यही नहीं बेटा, राजकीय संरचनाएं ही नहीं, इस शहर में, विजयनगर शहर में 60 से अधिक मंदिर भी मिले हैं हमें। और इन मंदिरों में आज जिस मंदिर को हम देख पाते हैं राजकीय क्षेत्र में, वो है एक बहुत ही खूबसूरत हजार राम मंदिर। तो ये जो हजार राम मंदिर है बेटा, आप आइए इसकी एक झलक देखते हैं। और हजार राम मंदिर, जैसा कि नाम ही कहता है, भगवान राम को समर्पित है। और देखिए ये एक सैंड ग्रेनाइट की संरचना है, और ये इसका मुख्य मंडप है। और मुख्य मंडप की खूबसूरती देखते ही बनती है। तथा आज हम इसमें मुख्य मंडप में हमें कोई किसी ईश्वर की मूर्ति तो नहीं मिलती है यहाँ पर, वो नष्ट हो गई है। लेकिन आपने देखा कि कितना खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। इसकी अगर हम बाहरी संरचना को देखें बेटा, तो ये देखिए, ये इसकी बाहरी दीवार है, और बाहरी दीवार पर आप देख सकते हैं किस प्रकार उभार लिए हुए अलंकरण है, किस तरह से इसको खूबसूरती से सजाया गया है। ये इसका द्वार है, और बाहरी दीवार पर जो सजावट है, या जो मैं कहूंगी अलंकृत जो किया गया है या उत्कीर्णन किया गया है, ये पैरेलल लाइंस में किया हुआ है। बैंड्स बने हुए हैं, पैरेलल बैंड्स बने हुए हैं, और इसमें समानांतर रेखाओं में इसका उत्कीर्णन है। और उत्कीर्णन किस दृश्य को दिखा रहा है? ये महानवमी उत्सवों पर होने वाले दृश्यों को अंकित किया गया है, तथा वसंत पर्व पे होने वाले जो उत्सव हैं उनको अंकित किया गया है इस पर। और इसका हमें एक बहुत ही जीवंत विवरण मिलता है बेटा। पुर्तगाल से आए हुए और फारस से आए हुए जो यात्री थे, ये उससे मेल खाता है। तो इतिहासकारों को ये एक सोर्स के रूप में मिल जाता है इनका वृतांत, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में लिखा है, इसकी दीवारों के अलंकरण के बारे में लिखा है। इसी दीवार को यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करके दिखा रही हूँ। और आप देखिए कि नीचे वाली जो बैंड है या समानांतर रेखा जो है, उस पे हाथियों को उकेरा गया है, उसके ऊपर अश्व है तथा घुड़सवार है साथ में। इसके ऊपर बेटा सैनिकों को उकेरा गया है, और सैनिकों के ऊपर नर्तक आते हैं, संगीतकार आते हैं, तथा सबसे ऊपर जो आम जनता है उसको उकेरा गया है। तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और अगर हम मंदिर के अंदर जाएं बेटा, तो अंदर जाते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रामायण से लिए गए दृश्यों का उत्कीर्णन किया गया है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मूर्तियां जो बनी हुई है, उकेरी गई हैं, ये रामायण के अलग अलग दृश्यों को दिखाती है। और ये देखिए बेटा मुख्य मंडप, और मुख्य मंडप जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत खूबसूरत है। और यहाँ इसके स्तंभ आप देखिए, एक बार ही आपकी नजर इन स्तंभों पर जाती है, और ये जो स्तंभ हैं इनमें जो मूर्तियां बनी हुई हैं, ये द्रविड़ शैली की बनी हुई है। तो आपने देखा बेटा किस प्रकार राजकीय केंद्र में, चाहे वो राजकीय संरचना हो या वो धर्म से जुड़ी हुई संरचना हो, मंदिर हो, कितनी खूबसूरत स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। साथ ही साथ इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो कितना प्रेम करते थे कल्चर से, और किस तरह उन्होंने उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मंदिरों को और राज्य भवनों को बनवाया। और
यहाँ मैं आगे जाने से पहले 2 पंक्तियां समर्पित करूंगी विजयनगर की इमारतों को, कि हम्पी के खंडहरों से ये इमारतें बोलती हैं, हम्पी के खंडहरों से ये इमारतें बोलती हैं। जब गुजरा वह वक्त नहीं बोलता, जब गुजरा वह वक्त नहीं बोलता, तो ये खूबसूरत मूर्तियां और इबारतें बोलती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स बन जाते हैं हमें अपने इतिहास को जानने का। तो आगे चलते हैं बेटा एक क्विक रिकैप के लिए, और रिकैप के लिए मैं चलती हूँ विनोद सर की तरफ। तो विनोद सर। जी मैम, रिकैप से पहले जी मैम एक छोटा सा एक क्वेरी है, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल। राजगिरी का जो अर्थ है, जी राजगिरी का मतलब क्या है? हाँ तो बेटा। मैं थोड़ा सा अच्छा मैम, आप बताएं। जी जी सर, जी जी, सर। तो जो विद्यार्थियों मकान बनाने वाले जो कारीगर होते थे उनको राजमिस्त्री कहा जाता है, पहले भी और आज भी। और उन्हीं से ही उनकी राजमिस्त्री शब्द से ही ये राजगिरी शब्द निकला है। अर्थात राजमिस्त्री जिस कला से, जिस अंदाज से, जिस डिजाइन से वो भवन या दीवारों का निर्माण करते थे, तो वो राजगिरी शब्द वहां से निकला है। ठीक है मैम? जी सर, जी सर। तो बच्चों आपको ठीक। बिल्कुल तो क्लियर हो गया होगा कि जी, राजगिरी संरचना क्या होती है। और आइए तो सर चलते हैं। जी विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन पर क्विक रिकैप का पहला प्रश्न, महानवमी डिब्बे से जुड़े त्योहार कब मनाए जाते थे? महानवमी डिब्बे से जुड़े त्योहार कब मनाए जाते थे? ए मई जून, बी दिसंबर जनवरी, सी मार्च अप्रैल, डी सितंबर अक्टूबर। लीजिए फटाफट। आंसर आने भी चालू हो गए। सारा खान, करण गुप्ता, विनीता यादव और जी मैम। गौरव सिंह रावत डी डी उत्तर दे रहे हैं। सत्यम चौहान, शिव ठाकुर, रोहित कुमार, सिमरन कुमारी, नंदू कुमार, मोहम्मद जियाउल अंसारी, गलिक गलिक, निशा परवीन। कुछ जी हाँ, नाम तो बेटा इसका सही उत्तर है सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर, डी। तो बच्चे आइए सही दूसरे आंसर प्रश्न दे पर। पा रहे हैं। जी। जी तो बेटा दूसरा प्रश्न है, डोमिंगो पेस द्वारा विजय का भवन की संज्ञा संयुक्त रूप से इनमें से किन संरचनाओं को दी गई? ए सभा मंडप और कमल महल, बी सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, सी महानवमी डिब्बा और कमल महल, डी महानवमी डिब्बा और हजार राम मंदिर। फटाफट उत्तर दें बेटा। बच्चे आंसर्स अभी लगता है पहला प्रश्न कुछ ज्यादा पसंद आ गया है बच्चों को। जी। हाँ, दूसरे उत्तर के आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो जी बच्चों जल्दी जल्दी सेकंड क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। किसी ने डी बोला है, आ किसी गए, ने आने शुरू बी हो गए। बोला है, बी बी आंसर आना चालू हुआ है। जी कृति कश्यप, रवि प्रजापति, तनु नागर, अमृता चड्डा, विनेश कुमार बी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ए भी दिया है, कुछ ने सी भी दिया है। तो बच्चे अगर दोबारा देखेंगे वीडियो तो हाँ, उनको पिकअप क्लियर हो पिकअप जाएगा। तो जी, आंसर सही देंगे। आंसर बेटा बी, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, ये है इस प्रश्न का सही उत्तर। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, चित्र में दी गई संरचना कौन सी है? ए हाथियों का अस्तबल, बी प्रवेश द्वार, सी गोपुरम, डी कमल महल। जो आप चित्र देख रहे हैं, इस संरचना को देखकर अपना आंसर दीजिए। तो आंसर की तरफ बढ़ते हुए तीसरे प्रश्न का उत्तर आना अब स्टार्ट हो रहा है। और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर कुछ कुछ बच्चे बच्चे दे दे पा रहे रहे हैं। हैं, कुछ बच्चों ने ए लिखा है। अमित कुमार, भावना कुमारी, नीतू है, अखिलेश है। तीसरे का सही उत्तर ए दे रहे हैं, अंजलि कुमारी। तो हम बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जी, उत्तर दिखाते हुए। वेरी गुड। सही आंसर है विद्यार्थियों, हाथियों का अस्तबल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। प्रश्न 4, यह चित्र राजकीय केंद्र में स्थित किस संरचना का है? जो आप चित्र देख रहे हैं, इसको देखकर बताइए। ए कमल महल, बी महानवमी डिब्बा, सी हाथियों का अस्तबल, डी गोपुरम। तो आंसर्स की तरफ बढ़ते हुए दोबारा से, और बड़ी ही
जो है तेजी से आंसर्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। किसी बच्चे ने लिख दिया हाथी, हाथी नहीं, यहाँ हाथी नहीं रहा है। और यस, चौथे प्रश्न का जल्दी जल्दी बच्चों उत्तर दीजिए। चित्र राजकीय केंद्र में स्थित किस संरचना का है? ए, बी, सी या डी? तो उत्तर दिया है राजेंद्र ने। राजेंद्र से राजेंद्र चोला याद आ गए मुझे, क्योंकि दक्षिण भारत के हम साम्राज्य की बात कर ही रहे हैं। तो उत्तर आने बच्चों जल्दी जल्दी। फोर्थ के आंसर्स काफी सारे बच्चों ने बी आंसर दिया। सत्यम चौहान, कपिल देव ने यहाँ पर भी सही बैटिंग की है। जी मैम, मयंक भारद्वाज, हाशिम सही आंसर खान। आ रहे हैं। तो बेटा सही उत्तर है बी, महानवमी डिब्बा। हम आगे तो चले। बेटा अब आगे चलते हैं माइंड मैप की तरफ और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज आप विजयनगर शहर, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी, उसके बारे में आपने पढ़ा। और इसके 3 प्रमुख भाग थे, अर्बन कोर, रॉयल सेंटर और सेक्रेड सेंटर या धार्मिक केंद्र। आज हमने राजकीय केंद्र या रॉयल सेंटर को पढ़ा और इसमें हमने देखा कि यह शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है तथा यहाँ 60 से अधिक मंदिर हैं तथा 30 महलनुमा संरचनाएं यहाँ पाई गई हैं। और जो प्रमुख संरचनाएं थी उनमें से हमने पढ़ा राजा का भवन, जिसमें हमने देखा सभा मंडप को और महानवमी डिब्बा को, तथा हमने देखा हाथियों का अस्तबल, किस प्रकार उसकी संरचना बनाई गई, और हजार राम मंदिर को। और नेक्स्ट अब हम सेशन में लेंगे हमारा धार्मिक केंद्र और सेक्रेड सेंटर। तो चलिए अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट के ऊपर। और हम आपके लिए प्रश्न है ये, विजयनगर के राजकीय केंद्र में महानवमी डिब्बा का नामकरण उसके आकार और आधार और किस उसके आकार के आधार पर किया गया। तो उसके जो कार्य थे और उनका जो आकार था, उसके आधार पर जो संरचनाएं थी उनका नामकरण किया गया। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विजयनगर बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग को राजकीय केंद्र की संज्ञा क्यों दी गई? आपको इसे विस्तार से बताना है कि हम इसे रॉयल सेंटर क्यों कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बारे में या उनके शासकों के विषय में क्या बताता है? तो जिन शासकों ने इन भवनों को बनवाया उनके बारे में हमें क्या पता लगता है इन संरचनाओं से। और आइए आगे चलते हैं आपके प्रोजेक्ट क्वेश्चन पर। तो आपका प्रोजेक्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विजयनगर शहर की संरचनाएं वहां के इतिहास का स्रोत है। हमारे शहर दिल्ली में भी अलग अलग काल की कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। आपने कुछ देखी भी होंगी और कुछ के बारे में आपने चित्रों में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा। कई सोर्सेज हैं आपके पास जहां से आप जानते हैं कि कौन सी इमारतें हमारे शहर में हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आधार पर इनके प्रति अपने कर्तव्यों की विवेचना करें। तो आप जानते हैं कि ये सारी ऐतिहासिक इमारतें हमें इतिहास को जानने का एक सोर्स है। तो हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, इस पर आपने रोशनी डालनी है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो चलिए बेटा, यहीं पे आज की क्लास को हम एंड करते हैं। और इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो हमसे जुड़े और जिन्होंने इस सेशन को हमारे साथ, आशा करती हूँ एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया। मैं अपनी टीम का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ जुड़ी रही और समय समय पर जिन्होंने अपना बहुमूल्य अपना जो ज्ञान था वो आपके साथ बांटा। तथा मैं टेक्निकल टीम का भी यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके सहयोग से हमारा हर सेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल सेशन जा रहा है और आप तक पहुंच रहा है। तो एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार। और अगली क्लास जो है बेटा वो आपकी 5 तारीख को होगी, मंडे को, ठीक इसी टाइम पर 9:45 पे। और गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फटाफट जाएं और उत्तर दें तथा गूगल फॉर्म को सबमिट करें।